Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new topic of this course, that is biological assays. Now, what is biological assay? It is defined as the determination of the potency of the chemical and biological agents such as drugs, hormones and vitamins by means of biological indicators such as blood pressure, blood glucose, muscle contraction and inhibition of growth of microorganism. बेसिकली बायोलॉजिकल ऐसे क्या है, इसमें जो भी एजेंट है, चाहे वो केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, या अगर हम बात करें ड्रग्स की या हार्मोन्स की या विटामिन्स की एंड सो ऑन, तो इनकी पोटेंसी जो है वो डिटरमाइन की जाती है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो क्या आया है बायोलॉजिकल इंडिकेटर से हमें पता चलता है। जब हम चेक करते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल या मसल कंट्रैक्शन या कितना चेंज आया है मसल्स में, अगर हम विटामिन डी की या अगर हम दूसरे एसेज जो परफॉर्म करते हैं उसमें ये सब इफ़ेक्ट जो हैं वो चेक किए जाते हैं कि कितना डिफरेंस आया है। और अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो कितनी इनहिबिट हुई वो चेक की जाती है। तो बेसिकली पोटेंसी जो है वो डिटरमाइन की जाती है किसी भी एजेंट की, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो है वो हमारे पास मौजूद हो, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि जो टेस्ट प्रिपरेशन है और जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है इन दोनों में इफ़ेक्ट जो है वो सेम है या डिफरेंट हैं। सो बायोलॉजिकल एसेज, it is defined as the determination of the potency of the chemical and biological agents. हम किसी भी एजेंट है, चाहे वो केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, उनकी पोटेंसी जो है वो डिटरमाइन करते हैं, चाहे ड्रग्स हों या हार्मोन्स हों या विटामिन्स हों, और उनकी जो एक्टिविटी है वो जो पता चलेगी या जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे वो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के थ्रू होगी। और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या हैं? जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड ग्लूकोज है, मसल कंट्रैक्शन है या इनहिबिशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ। अब पहले ज़रूरी ये है कि हम कंपैरिजन देखें कि बायो एसे में और केमिकल एसे में क्या डिफरेंस है। क्योंकि बायो ऐसे में तो जैसे पहले हमने बात की कि इसमें हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स के थ्रू डिटरमाइन करेंगे पोटेंसी, और उसके लिए जो है वो हमें कोई लिविंग टिश्यू जो है वो रिक्वायर होगा, और लिविंग टिश्यू के लिए जो है वो हमें एनिमल्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे, या इसके अलावा अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो उसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर होंगे ताकि हम एंटीबायोटिक की एक्टिविटी चेक कर सकें। लेकिन केमिकल ऐसे वहाँ तो ज़ाहिर एनालिसिस जो है वो केमिकल प्रोसीजर से होती है, वहाँ पे वो रिक्वायरमेंट्स नहीं होती जो बायो ऐसे की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, और कब हमें जो है वो नीड होती है बायो ऐसे की और कब जो है वो हमें नीड होती है केमिकल ऐसे परफॉर्म करने की। सबसे पहले बायो ऐसे चूँकि इसमें लिविंग टिश्यू यूज़ होगा, एनिमल्स यूज़ होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होंगे, तो इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, या बेसिकली बायो ऐसे क्यों किया जाता है और उनके एडवांटेजेस और उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो कंपैरिजन जो है वो इस हिसाब से दिया गया है यहाँ पे कि बायो ऐसे लेस प्रिसाइज है,
लेस प्रिसाइज मीन्स कि जो केमिकल ऐसे के थ्रू जो हमें एक्यूरेट फाइंडिंग्स जो है वो आती हैं या रिजल्ट जो ऑब्टेन किया जाता है वो एज़ कम्पेयर टू केमिकल ऐसे, बायो ऐसे जो है वो लेस प्रिसाइज होता है। उसके अलावा मोर टाइम कंज्यूमिंग, ज़ाहिर है यहाँ पे लिविंग टिश्यूज़ या एनिमल्स की बात करें तो उनके जो इफ़ेक्ट आएंगे या जो हमें पोटेंसी जो हम मेजर करेंगे उसके लिए जो है वो ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा। मोर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू केमिकल ऐसे, बायो ऐसे जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है चूँकि यहाँ पे एनिमल्स रिक्वायर हैं और फिर उनका इफ़ेक्ट जो हमें ऑब्ज़र्व करना है उसके लिए भी हमें जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम या जो भी फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स होंगी वो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि हम उसका हम कंक्लूड कर सकें कि हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो उसके लिए जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है बायो ऐसे एज़ कम्पेयर टू केमिकल ऐसे। Next, active constituents and structure not known. बायो ऐसे परफॉर्म ही तब किया जाता है जब हमें किसी भी ड्रग का या कोई एजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट या स्ट्रक्चर जो है वो अननोन हो, पता ही ना हो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन सा है या किसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है या स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है, वो हमें वो अननोन रहता है। इसीलिए जो है वो हम बायो ऐसे जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं क्योंकि केमिकल या ऐसे के लिए जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे बायो ऐसे में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट या स्ट्रक्चर जो है वो अननोन होता है। नेक्स्ट इज मोर मैन पावर रिक्वायर्ड। जैसे ये बायो ऐसे है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे हैंडलिंग के लिए जो है वो मैन पावर ज़्यादा रिक्वायर होता है एज़ कम्पेयर टू केमिकल ऐसे। डिफ़िकल्ट टू हैंडल मतलब इस ऐसे के लिए जो है वो हैंडलिंग में जो है वो डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि यहाँ पे हम लिविंग टिश्यूज़ की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं और उनके इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, तो जो हैंडलिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू केमिकल ऐसे। नाउ केमिकल ऐसे, अब अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो जो पॉइंट्स हमने बायोलॉजिकल ऐसे में डिस्कस किए हैं यहाँ पे उनका अपोजिट होगा क्योंकि दोनों में डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो केमिकल ऐसे क्या है, इट इज़ मोर प्रिसाइज। बायोलॉजिकल ऐसे या बायो ऐसे जो है वो लेस प्रिसाइज था, लेकिन यहाँ पे मोर प्रिसाइज है क्योंकि जो भी रिज़ल्ट या फाइंडिंग्स आती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू बायो ऐसे। लेस टाइम कंज्यूमिंग, बायो ऐसे चूँकि मोर टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन यहाँ पे चूँकि केमिकल प्रोसीजर से जो है वो केमिकल प्रोसीजर्स जो है वो यूज़ होते हैं तो इसीलिए टाइम जो है वो लेस कंज्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू बायो ऐसे। लेस एक्सपेंसिव है, मैंने आपको रीज़न बताया कि बायो ऐसे मोर एक्सपेंसिव क्यों है। इसी तरह अगर हम केमिकल ऐसे की बात करें तो वो लेस एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू बायो ऐसे। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर फुली एस्टैब्लिश्ड, जिस भी एजेंट का ऐसे परफॉर्म
करना है तो केमिकल एसे में जो है वो उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट और स्ट्रक्चर जो है वो फुली स्टैब्लिश्ड होता है, जो कि बायो एसे में जब हमने उस स्लाइड में डिस्कस किया तो उसमें जो है वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट और स्ट्रक्चर जो है वो अननोन था। और उसके अलावा लेस मैन पावर रिक्वायर्ड एंड इजी टू हैंडल। चूँकि केमिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं तो उसके लिए जो मैन पावर है वो लेस रिक्वायर्ड होगी और हैंडलिंग भी इजी रहेगी एज कंपेयर टू बायो एसे। तो पिछली स्लाइड्स में हमने बायो एसे और केमिकल एसे का डिफरेंस देखा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और उस डिफरेंस में हमने ये डिस्कस किया कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमें बायो एसे परफॉर्म करना होता है, जिसके लिए केमिकल एसे जो है वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की लिमिटेशंस हैं। तो वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी देखेंगे कि बायो एसे जो है वो किन कंडीशंस में परफॉर्म किया जाता है, उसके लिए हम केमिकल एसे परफॉर्म क्यों नहीं कर सकते। तो अभी स्टार्ट करते हैं बायो एसे। बायो एसे लिटरल मीनिंग अगर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखें या बेसिक टर्म्स जो यहाँ यूज़ हो रही हैं उनकी अगर हम मीनिंग देखें तो बायो मीन्स लिविंग टिश्यू एंड एसे मीन्स असेसमेंट और मेजरमेंट। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें मेंशन है। और कंबाइंड करके अगर हम देखें बायो एसे को तो इट इज़ असेसमेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस। बायो एसे इज ऑल्सो नॉन एज बायो स्टैंडर्डाइजेशन और बायोलॉजिकल एसे। मीन्स कि ये जो टर्म्स हैं वो सिनोनिम्स हैं बायो एसे के। कहीं पे जो है वो बायो स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो यूज़ किया जाता है, कहीं पे बायोलॉजिकल एसे यूज़ होता है। तो चाहे वो बायो एसे हो, चाहे वो बायो स्टैंडर्डाइजेशन हो या बायोलॉजिकल एसे हो, ये कॉमनली ये टर्म्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं बायो एसे के लिए। अब बायो एसे को डिटेल में देख लेते हैं, इनकी डिटेल देख लेते हैं कि बायो एसे किस तरह परफॉर्म किया जाता है, क्या असेसमेंट जो है वो कैसे होगी। कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ रिलेटिव पोटेंसी ऑफ अ टेस्ट कंपाउंड टू अ स्टैंडर्ड कंपाउंड ऑन अ लिविंग और बायोलॉजिकल टिश्यू। बायो ऐसे है तो वहाँ पे लिविंग टिश्यू, बायोलॉजिकल टिश्यू जो है वो यूज़ होगा ताकि हम पोटेंसी को जो है वो चेक कर सकें, असेस कर सकें। और होगा ये कि यहाँ पे एक तो टेस्ट कंपाउंड होगा और एक जो है वो स्टैंडर्ड कंपाउंड होगा। ठीक है, मतलब रिलेटिव है, हम रिलेट करेंगे जो हमारी टेस्ट प्रोडक्ट है और जो हमारी रेफरेंस प्रोडक्ट है। इन दोनों को एक तो हमारे पास जो है वो टेस्ट प्रोडक्ट आ गई, एक जो है वो हमारे पास रेफरेंस प्रोडक्ट आ गई। इन दोनों की पोटेंसी को जो है वो कंपेयर किया जाता है और इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो असेसमेंट जो है वो किसी लिविंग या बायोलॉजिकल टिश्यू में हो। सो इट इज़ बेसिकली कंपैरेटिव असेसमेंट ऑफ रिलेटिव पोटेंसी ऑफ अ टेस्ट कंपाउंड to a standard compound on a living or biological tissue. Quantitative measurement of the amount of active principle or substance in a pharmaceutical preparation or biological material using a suitable biological system. एक तो पहले पॉइंट पे तो हमने ये डिस्कस किया कि रिलेटिव पोटेंसी जो है वो असेस की जाएगी और उसके लिए हमें जो है वो स्टैंडर्ड कंपाउंड भी रिक्वायर होगा।
अब अगर रिलेटिव पोटेंसी जो है वो असेस की जा रही है टेस्ट कंपाउंड की और उसको कंपेयर की जा रही है स्टैंडर्ड कंपाउंड के साथ, तो हमारे पास जो है वो उसका अमाउंट जो है वो पता चल सकता है कि मतलब हम उस अमाउंट को मेजर करते हैं उस सब्सटेंस के जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में मौजूद है, और उसके लिए जो भी हम बायोलॉजिकल सिस्टम दे रहे हैं तो वो अमाउंट भी जो है वो मेजर किया जाता है बायोलॉजिकल एसे में। और एक्टिव प्रिंसिपल का जो है वो अमाउंट मेजर किया जाता है जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में मौजूद है और जो इफ़ेक्ट्स जो है वो दे रहा है। Now, indications for bioassay. इंडिकेशंस जो है वो देख लेते हैं कि हमें कब जो है वो बायोएसे की नीड होती है परफॉर्म करने के लिए। उसके लिए हम केमिकल ऐसे जो है वो क्यों परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ज़रूरी ये है कि हमें बायोएसे जो है वो परफॉर्म करना होता है, क्योंकि हम उनका केमिकल ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्रग इज़ अननोन, एग्जाम्पल इज़ इंसुलिन। अगर किसी भी ड्रग का एक्टिव प्रिंसिपल जो है वो अननोन है तो वहाँ पे बायो ऐसे परफॉर्म करना होता है, जैसे कि एग्जाम्पल दी गई है इंसुलिन। नाउ सेकंड, chemical method is either not available, if available too complex and insensitive to low doses, example histamine। पहले तो ये है कि कोई केमिकल मेथड जो है वो प्रेजेंट ही ना हो, या उसका उस ड्रग का जो है वो एक्टिव प्रिंसिपल पता ही ना हो, तो वहाँ पे जो है वो बायो ऐसे परफॉर्म करना होता है। लेकिन सेकंड पॉइंट ये है कि केमिकल मेथड तो मौजूद है। पहले तो ये था कि अवेलेबल ही नहीं है ना, दूसरा है कि अवेलेबल तो है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम सही से जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इफेक्ट को, या जो भी उसके अमाउंट है या जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो हमें नहीं पता चल सकता कि कहाँ किस तरह जो है वो इफ़ेक्ट आ रहा है, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वो हो जाता है ये प्रोसीजर अगर वो केमिकल मेथड मौजूद भी हो या बहुत कॉम्प्लेक्स हो। उसके अलावा इनसेंसिटिव टू लो डोजेस, एग्जाम्पल हिस्टामीन। अब वो ड्रग जो लो डोजेस में यूज़ की जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो इनसेंसिटिव हो जाता है, मींस कि उसका जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। तो वहाँ पे हम केमिकल मेथड या केमिकल ऐसे परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल ऐसे के लिए जो है वो एक प्रॉपर डोज होनी चाहिए ताकि हम उसका इफ़ेक्ट देख सकें या पोटेंसी जो है वो हम कैलकुलेट कर सकें। लेकिन वो ड्रग्स जिनकी डोजेज़ ही लो हों, मतलब जो लो डोजेज़ में यूज़ की जाती हैं, तो वहाँ पे केमिकल मेथड जो है वो इनसेंसिटिव हो जाता है उन ड्रग्स के लिए, मतलब लेस एक्यूरेट होगा, या लो डोजेस जो हैं वो उससे जो है वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे अगर हम केमिकल मेथड्स के थ्रू जो है वो हम एनालाइज कर रहे हैं। तो वहाँ पे नीड होगी हमें बायो ऐसे की। बायो ऐसे में जो है वो लो डोजेस में भी इफ़ेक्ट जो है वो आप चेक कर सकते हो, लेकिन अगर केमिकल मेथड की बात की जाए तो उसमें जो है वो लो डोजेस जो है, अगर किसी भी ड्रग की डोज जो है वो लो है तो वहाँ पे वो इनसेंसिटिव हो जाता है। So chemical method is either not available, if available too complex and insensitive to low doses, example histamine.
तो इन कंडीशंस में हम बायो ऐसे परफॉर्म करते हैं। Chemical composition of drug is different but has same pharmacological action. Example cardiac glycosides. अब ये भी एक इंडिकेशन है बायो ऐसे की कि ड्रग की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है लेकिन जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो सेम आ रहा है, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है तो वहाँ पे बायो ऐसे परफॉर्म किया जाता है। केमिकल मेथड जो है वो उनके लिए या केमिकल ऐसे जो है वो उनके लिए सूटेबल नहीं होगा, वहाँ पे बायो ऐसे परफॉर्म किया जाएगा। ये नेक्स्ट इंडिकेशन है फॉर बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन अ केमिकली प्योर फॉर्म। एग्जाम्पल वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटॉक्सिन। वो ड्रग जो नेचुरल सोर्सेज से जो है वो ली जाती हैं उनकी बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो है वो बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो यूज़ होता है उन ड्रग्स के लिए जो नेचुरल सोर्सेज से जो है वो ली जाएं, उनको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते केमिकली प्योर फॉर्म में, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन अ केमिकली प्योर फॉर्म। एग्जाम्पल वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो नेचुरल सोर्सेज से जो ड्रग ली जाती हैं वो बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन होता है उनके लिए जो केमिकली प्योर फॉर्म में ऑब्टेन नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। Now principles of bioassay. Bioassay involves the comparison of the main pharmacological response of the unknown preparation with that of standard. वही पॉइंट जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि बेसिकली कंपैरिजन होगा ये फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स का, और किसके दरमियान होगा, एक तो अननोन प्रिपरेशन है या आपकी जो है वो टेस्ट प्रिपरेशन है, और दूसरी कौन सी है आपकी स्टैंडर्ड। तो जो भी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है वो कंपेयर किया जाता है बायोएसे में। To find out how much test substance is required to produce the same biological effect as produced by the standard. एक तो हमारे पास जो है वो टेस्ट प्रिपरेशन है, एक जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है। हमने कंपेयर किया उनके फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। अब अगर हम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को जो है वो कंपेयर कर रहे हैं तो इससे जो है हमें ये पता चल सकता है कि कितनी जो है वो टेस्ट सब्सटेंस जो है वो रिक्वायर हुई जो सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो स्टैंडर्ड ने प्रोड्यूस किया। To find out how much test substance is required to produce the same biological effect as produced by the standard, मीन्स कि एक तो स्टैंडर्ड तो हमारे पास मौजूद ही है, लेकिन एक जो हमारी टेस्ट प्रिपरेशन है या टेस्ट सब्सटेंस है तो उसकी जो है वो कितने अमाउंट में जो है वो उसने अपना इफ़ेक्ट जो है वो दिया जो एक स्टैंडर्ड दे रहा है, या कितना टेस्ट सब्सटेंस जो है वो रिक्वायर था जो सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोवाइड करे जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। The reference standard and test sample should have same pharmacological effect and mode of action so that their potency ratio can be calculated. यहाँ पे पोटेंसी जो है वो पोटेंसी रेशियो जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और कंपेयर किया जाता है टेस्ट सैंपल को स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है और हमारे पास टेस्ट सैंपल है, उनका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और मोड ऑफ एक्शन है वो सेम ही होना चाहिए।
जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या मोड ऑफ एक्शन जो है वो स्टैंडर्ड का है, वही जो है वो टेस्ट सैंपल का भी होना चाहिए, ताकि उनकी पोटेंसी रेशो जो है वो कैलकुलेट की जा सके। और कंपैरिजन भी हम तभी कर सकते हैं जब उनका इफ़ेक्ट जो है वो सेम आए या मोड ऑफ एक्शन सेम हो। The test solution and standard should be compared for their established pharmacological effect using a specified pharmacological technique. जो भी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो है वो कंपेयर किए जाएंगे, कंपैरिजन किसके दरमियान होगा, टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड के दरमियान होगा, और उनके लिए जो है वो स्पेसिफाइड फार्माकोलॉजिकल टेक्निक यूज़ होंगी। The method selected should be reliable, sensitive, reproducible, and should minimize errors due to biological variations and methodology. अब ऐसे परफॉर्म करने के लिए जो भी मेथड जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे तो वो रिलायबल होने चाहिए, सेंसिटिव होने चाहिए, मीन्स कि जो एक एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो आना चाहिए, इनसेंसिटिव ना हो, रिप्रोड्यूसिबल हो कि वो एक मेथड जो है वो दोबारा भी परफॉर्म किया जा सके, इस तरह के रिजल्ट्स आएँ कि उनको फॉलो किया जा सके, and should minimize errors due to biological variations and methodology. और जो भी errors आते हैं biological variations की वजह से या method की वजह से, तो वो errors भी जो है वो minimize किए जाएंगे। तो उनके लिए कौन से factors देने होंगे, जैसे कि अगर animals हैं, errors जो है वो minimize कब किया जा सकता है, जब animals जो हैं वो same species के हों। Animals should be of same species. Sex and weight and number of animals should be large enough to permit statistical analysis. अगर यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की बात हो रही है और उनके कंपैरिजन की बात हो रही है, तो ज़रूरी ये भी है कि जो एरर्स, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल वेरिएशंस का जो है वो एक मतलब बायोलॉजिकल वेरिएशंस तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हम लिविंग टिश्यू की बात कर रहे हैं, और अगर हम एनिमल्स में जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं फैट को, तो वहाँ पे बायोलॉजिकल वेरिएशंस के चांसेस होते हैं। तो उनके जो भी एरर्स आ रहे हैं वो उन एरर्स को मिनिमाइज़ किया जाता है। और वो कैसे होगा, जब जो भी एनिमल्स जो हम एज अ टेस्ट एनिमल हम यूज़ कर रहे हैं वो सेम स्पीशीज़ के हों। अगर हम बायोलॉजिकल ऐसे की बात करें, कंपैरिजन की बात करते हैं हम, तो उसका इफ़ेक्ट हमें देखना है, तो एनिमल्स जो हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो स्पीशीज़ उनकी सेम हो, सेम जेंडर हो, और वेट एंड नंबर ऑफ एनिमल्स शुड बी लार्ज इनफ। ज़ाहिर है यहाँ पे जैसे पहले ही जब हम पॉइंट्स देख रहे थे बायो ऐसे में, तो वहाँ पे ज़्यादा जो है वो मैन पावर रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू केमिकल ऐसे, तो क्योंकि उसका इफ़ेक्ट हमें चेक करना है, ये रिक्वायरमेंट है हमारी कि हम बायो ऐसे परफॉर्म करें, क्योंकि कुछ ड्रग्स का जो है वो बायो ऐसे ही परफॉर्म होता है। तो एनिमल्स भी जो हैं वो इतने ज़्यादा होने चाहिए ताकि हम अगर अपना कोई रिज़ल्ट कंक्लूड कर सकें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए, तो वो एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा हों, ताकि ज़्यादा रिज़ल्ट जो हैं वो हम ईज़िली जो है अपने रिज़ल्ट को जो है वो कंक्लूड कर सकें, जो कि एक मिनिमम या लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स में जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल वेरिएशंस के चांसेस हैं या एरर्स आ सकते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो एनिमल्स शुड बी ऑफ सेम स्पीशीज, सेक्स एंड वेट एंड नंबर ऑफ एनिमल्स शुड बी लार्ज इनफ टू परमिट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इसीलिए जो हमने पहले जब बायो ऐसे के कंपैरिजन देखा था बायो ऐसे और केमिकल ऐसे का, तो वहाँ यही बात आई थी कि ज़्यादा मैन पावर रिक्वायर्ड है और ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसकी वजह ही यही है। उसके अलावा अब ये जो ड्रग नेम्स हैं जो आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।
कि इनका बायो ऐसे जो है वो किस तरह परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे तो एक मैंने एक चार्ट की फॉर्म में मैंने यहाँ पे इस पे स्लाइड में ऐड किया है, लेकिन इनको जो है वो हम डिटेल नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं, ड्रग नेम दैट इज़ इंसुलिन। अब एक्टिविटी क्या ऐसे की जाएगी, लोअरिंग ऑफ द ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि इसका पर्पस यही होगा कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो लोअर हो, और उसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज़ होंगे वो रैबिट्स यूज़ किए जाते हैं। सेकंड एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स। एक्टिविटी ऐसे मतलब कौन सी एक्टिविटी जो है वो ऐसे की जाएगी विच इज़ इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब अगर हमें इनहिबिशन ग्रोथ की इनहिबिशन देखनी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उसके लिए हमें पहले तो सूटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना पड़ेगा न्यूट्रिएंट मीडिया में। पहले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो होगा न्यूट्रिएंट मीडिया में जो सूटेबल होगा, उसके लिए वहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे, और फिर जो एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट यूज़ की जाएगी, जिसमें हमें इफ़ेक्ट देखना है कि किस तरह जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो रही है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो है वो हम उसकी ग्रोथ या उसका जोन ऑफ इनहिबिशन देखते हैं, उसको मेजर करते हैं कि वो एंटीबायोटिक कितनी इफेक्टिव है। तो उसके लिए पहले तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाना होता है न्यूट्रिएंट मीडिया में, और उसके बाद फिर जो है एंटीबायोटिक्स दे के उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ का इफ़ेक्ट देखते हैं कि कितना जोन जो है वो आया है, कितने ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हुई है, और वो हम जोन ऑफ इनहिबिशन मेजर करके हमें पता चलता है कि इनहिबिशन कैसी है उस एंटीबायोटिक की। फिर है विटामिन डी। उसके लिए भी जो है वो होगा ये कि पहले जो है एनिमल्स चूँकि रैट्स यूज़ होते हैं, तो अब उसका इफ़ेक्ट जो है वो उनके जो एक्सरेज होंगे, या पहले जैसे फॉर एग्जांपल इन लार्ज जॉइंट्स थे, और फिर बाद में अब हमें देखना है कि विटामिन डी या कितना जो है वो डिफरेंस आया है हमें ड्रग को देने के बाद, तो वो एक्सरेज से जो है वो पता चलेगा। अगर हम उनके उस एनिमल का उस पार्ट का जो है वो एक्सरे लेंगे, तो हमें ईजिली जो है वो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहले कंडीशन जो है वो कैसी थी और विटामिन डी देने के बाद जो है वो क्या डिफरेंस आया। और भी एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसी एसेज में, वो वन बाय वन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।